हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और मेगा रिवीजन में। हम लोग कर रहे हैं सीएमए फाइनल के एसएफएम पेपर का रिवीजन और उसमें फॉरेक्स का ये चौथा रिवीजन क्लास है। इससे पहले के तीनों मेगा रिवीजन्स आई होप आपने देखे होंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर के चेक कर लेना। वैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ही तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्योंकि हम बहुत धमाकेदार कंटेंट आपके लिए यहाँ पे चैनल पे डाल रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले शुरुआत करते हैं आज के इस रिवीजन को। हम लोग ऑलरेडी काफी रिवीजन करके आ चुके हैं, जिसमें हमने काफी इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब थोड़े से स्लाइटली जो टेक्निकल सवाल आ रहे हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। एंड ऑल्सो थोड़े रीसेंट मोस्ट की तरफ में भी चलेंगे। जैसे आपको सबको पता है कि अभी तक जब हम ये आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी कर रहे हैं या फिर मैं ये रिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो दिसंबर 23 का पेपर हो चुका है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 24 एंड आगे आने वाले टर्म्स के भी क्वेश्चन पेपर्स ना इसमें ऐड होते जाएंगे। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टैटिक सीरीज, ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। एंड ये एक तरह से रिवीजन के लिए हर टर्म ही आपको मदद करेगी। एंड इसीलिए ये प्लेलिस्ट एक स्टैटिक प्लेलिस्ट नहीं बल्कि एक डायनेमिक प्लेलिस्ट का काम करेगा। बट यस, दिसंबर 23 तक के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। हाँ, एक बात और मानने की है कि रीसेंट मोस्ट टर्म्स के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो थोड़े ज्यादा और टेक्निकल आ रहे हैं फ्रॉम फॉरेक्स चैप्टर। बाकी चैप्टर्स में मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स से हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम थोड़े टेक्निकल सवालों को, थोड़े मिसलेनियस, थोड़े इस तरह के सवालों को हम फीचर आउट जरूर करेंगे, जिसमें थोड़ा फॉरेक्स और थोड़ा डेरिवेटिव्स का मिक्सचर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, दिमाग पे लोड लेने का एकदम भी नहीं है। कंसंट्रेट अच्छे से करना है, कैलकुलेटर लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और इस रिव्यू को अच्छे से देखना है। रिव्यू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पास्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बनने चाहिए थे। और बात बाकी बी प्रिपेयर्ड, आपको बीच बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू रीड द क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और खुद का भी एक इंटरप्रिटेशन डेवलप करने के लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं ये है दिसंबर 2023 में आया हुआ 8 नंबर के लिए क्वेश्चन। ये 2016 के सिलेबस का सवाल था। मुझे पता है अब तो 2022 के ही सिलेबस बचा है, लेकिन 2016 का सिलेबस का लास्ट टर्म दिसंबर 23 तक था। एंड उसमें ये पूछा गया था, क्या सवाल है ये देख लेते हैं। सवाल में बोला है कि ZNB एक लिमिटेड है जिसने 6 महीने के लिए एक लोन लिया हुआ है। लोन का अमाउंट है USD 3 मिलियन। इस पे इंटरेस्ट की रेट बताई गई है लाइबोर प्लस 1%, यानी जो भी लाइबोर की रेट चलेगी वो हमारे लिए एक रेफरेंस रेट का काम करेगी। इस रेफरेंस रेट पे 1% का यानी 100 बेसिस पॉइंट का एक स्प्रेड भी इंक्लूडेड है। तो ठीक है, इसके आगे अपने को बोला है स्पॉट रेट दिया है INR बाई USD का, फॉरवर्ड रेट भी दिया है INR और USD का। तो दोनों रेट्स हमारे पास में है। ये हमारी फॉरेन करेंसी कोट हो गई। एंड इसके अलावा यूएस और इंडिया में 6 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा वो भी बता दिया गया है ऑन पर एनम बेसिस। बहुत ही अच्छी बात है। अपने वो सवाल में बोलता है कि भाई सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर आप फॉरवर्ड कवर लोगे तो कितने रुपयों की आपको दरकार पड़ेगी इन ऑर्डर टू पे बैक योर लोन। तो देखो, सबसे पहले लोन को लेकर के क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपने लोन जरूर 3 मिलियन का लिया है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा ना दोस्तों। इंटरेस्ट बिना थोड़ी ना आप लोन रीपे करने वाले हो। तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत आसान है। $3 मिलियन का आपने लोन लिया। यूएस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखें तो 2% है साल भर की, तो 6 महीने की हम 1% पकड़ सकते हैं। सो ये बन जाएगा 0.01। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज थी जो मैं भूल रहा था लेकिन थैंकफुली याद आ गया। वो ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ लाइबोर के ऊपर बेस्ड नहीं है, लाइबोर के ऊपर 1% का एडिशन भी है। सो टेक्निकली दिस 2 विल बिकम 2+1 एंड द रेट ऑफ लोन और द इंटरेस्ट रेट लोन इज 3%। सो उस हिसाब से 0.015 का आपको डिफरेंशियल लेना होगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 3 मिलियन पे 1.5% का आपका इंटरेस्ट और ऐड होगा। एंड ये ऐड होने के बाद अमाउंट हो रहा है कितना, 3.045 मिलियन। सो दिस इज द रीपेबल अमाउंट। ये तो एकदम क्लियर हो गया दिमाग में कि रीपेबल अमाउंट है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसको फॉरवर्ड कवर से हमें कवर करना है तो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको इतने डॉलर्स चुकाने हैं, यानी इतने डॉलर्स खरीदने हैं और खरीद करके चुकाने हैं। तो फॉरवर्ड में जाकर के आप चेक कर लो कि आपको क्या आस्क का कोटेशन मिला है। सो यहाँ तो बिड और आस्क अलग अलग दिया ही नहीं है, एक ही कोट दिया हुआ है। तो आपका फॉरवर्ड जो रेट है वो है 80.4575। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द कन्वर्जन। तो इसका रिजल्ट आएगा 3.045 मिलियन इंटू
80.4575। तो यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड कवर से कितने रुपए की आपको दरकार पड़ेगी वो पता चल गया। यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने स्पॉट क्यों नहीं लिया, तो भाई उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपने जो ये लोन लिया है ये इंटरेस्ट के साथ 6 महीने बाद चुकाओगे, ना कि आज। अगर आज चुका रहे होते तो स्पॉट रेट से जरूर हम कन्वर्ट करते, बट हम इसको चुका रहे हैं 6 महीने बाद, जाहिर सी बात है स्पॉट रेट वोंट बी यूज्ड। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि क्या कंपनी को ये फॉरवर्ड कवर करना चाहिए क्या, तो भाई ये फॉरवर्ड कवर करना है कि नहीं करना है, इसके लिए हम एक थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं। अगर थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट के मुकाबले ये फॉरवर्ड रेट अच्छी फॉरवर्ड रेट हुई तो हम फॉरवर्ड के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एस इंटू 1+R/1+R। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये IRP से लिया हुआ है, यानी इंटरेस्ट रेट पैरिटी से लिया हुआ है, और इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। शर्त बस इतनी सी है कि आपका जो फैक्टर बनेगा वो 6 महीने के हिसाब से बनना चाहिए। जैसे यूएस में रेट 2% की है, ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 3% था, अरे 3 नहीं था, 3 तो लोन पे रेट था। जो लाइबोर की रेट है वो 1%, वो 2% ही थी। 2+1 करके इंटरेस्ट का रेट आया था, इसका आपको कैलकुलेशन नहीं लेना है, यू हैव टू कंसिडर ओनली लाइबोर। और वही इंडिया की बात करें तो वहां 6% का रेट चल रहा है, लेकिन ये दोनों रेट्स सालाना है यानी पर एनम है। अगर आपको 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है तो जाहिर सी बात है इनको इंटू 6/12 करना पड़ेगा। सो वंस यू विल डू दैट तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 1.03/1.01 इंटू योर स्पॉट रेट, ये आपकी स्पॉट रेट है। तो ये करते ही हमारे पास में एक फॉरवर्ड रेट आ गया। ये फॉरवर्ड रेट के हिसाब से हमको $1 के लिए रेट मिलनी चाहिए 82.12 की, जबकि हमको मिली है 80.42 की। तो भाई बहुत ही सस्ती रेट मिल रही है, मेरा यही कहना है, क्योंकि आपको डॉलर चुकाने हैं या डॉलर खरीदने हैं, तो ऐसे में फॉरवर्ड की रेट सस्ते में मिल रही है, ले लो, अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। और यही बात यहां लिखी है वापस मैंने रिकमेंडेशन में कि 6 मंथ फॉरवर्ड रेट जो है वो काफी चीप है, एंड ऐसे में आपको इस अपॉर्चुनिटी को अंडरटेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन फिर इन्होंने थोड़ा सा बदला है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अगर स्पॉट रेट 80.4275 हो जाएगा तो भाई अगर आपकी स्पॉट रेट में बदलाव हो भी जाता है तो फिर से आप एक और फॉरवर्ड रेट निकाल लो। फॉरवर्ड रेट में सिर्फ स्पॉट रेट बदली, बात बाकी सारी चीजें सेम है। सो यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रहा है वो 82.02 आ रहा है, वर्सेस द कोटेशन दैट वी हैव गॉट वो 80 पॉइंट समथिंग है। तो अभी भी 6 महीने का जो फॉरवर्ड रेट है वो मार्केट में या डीलर के थ्रू हमें सस्ता मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड बी अंडरटेकिंग दिस। अब मेरे हिसाब से यार ये सवाल में आप पॉज कर लो, खुद से सारी कैलकुलेशन कर लो। सवाल मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू कर दिया है, अगर आप खुद से कैलकुलेशन करना चाहते हैं बिंदास करो, पर एक बात तय है, 8 मार्क्स के लिए ये टॉपिक बनता ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा आसान सवाल था, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आप सवाल अच्छे से पढ़ सकते हो, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ थोड़ा सा अगर जजमेंट हुआ है तो फॉरवर्ड को लेकर के जजमेंट हुआ है और इंटरेस्ट रेट पैरिटी को लेकर के जजमेंट हुआ है, इसके अलावा सवाल में कहीं कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने। सो बेस्ड ऑन दैट मैं कहूंगा इजी पीजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 8 मार्क्स के लिए फ्री मार्क्स मिल रहा है, लूट लो, ठीक है, अगर ये एग्जाम में ऑब्वियसली आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी दिसंबर 2023 में आया, ये भी 8 नंबर का आया, और ये भी 2016 सिलेबस का ही सवाल है। अरे भैया ये क्या हो रहा है, इतने सारे सवाल, अरे इतने सारे आते ही हैं, फॉरेक्स से 2 सवाल आते हैं, तो यहाँ पे 2016 के सिलेबस में ये दूसरा सवाल आया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अपने को कि रोंगल लिमिटेड है जो कि एक इंडियन कंपनी है, ये एक्सपोर्ट करता है कॉटन गारमेंट यूएस में, करेक्ट, और एक्सपोर्ट होता है 1,20,000 यूनिट्स, एवरेज प्राइस $20 का है, सॉरी $20 पर पीस का है, और बनाने में 550 रुपए। अरे भाई बहुत बहुत सिंपल सा समझ में आ गया। सिंपल हिसाब ये है कि आप 1,20,000 यूनिट्स बेचते हो, उसके ऊपर प्राइसिंग होती है $20 की एक के ऊपर, और उसके ऊपर आपको जो भी रूपी बाई डॉलर का रेट लगेगा उससे आपके पास में रूपी रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी आप हर एक पीस को बना रहे हो 550 रुपए लगा करके, तो जो बनाने का खर्चा है वो तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 550। आगे ये भी बोला है कि सवाल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है 1.5 का। मुझे नहीं पता आपकी इकोनॉमिक्स कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है, पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया परसेंटेज चेंज इन क्यू बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1.50। ये अगर कहीं यूज होना है तो उसके लिए प्राइस में चेंज आना चाहिए, यानी ये जो $20 दिया हुआ है ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं सवाल में क्या बोला है।
सवाल में बोला है कि लास्ट ईयर तक जो हमारा कोटेशन चल रहा था, जो हमारा रुपी बाय डॉलर चल रहा था, वो चल रहा था 80, और करंट ईयर में ये 81 हो जाएगा। ओ हो यार, प्राइस में तो चेंज इससे भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज चेंज इससे भी आ सकता है, ठीक है, कम से कम इंडियन टर्म्स में। इंडियन टर्म्स में मतलब आपके लिए फर्क है, कस्टमर के लिए नहीं होगा। मैं समझाता हूं कैसे। अगर आप 1,20,000 पीस पहले भी बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं, पहले भी $20 आपने रखा हुआ था और अभी भी $20 ही प्राइस है, तो उस इंपोर्टर को क्या फर्क पड़ा? उसके लिए तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 ही है ना, तो वहां पे कोई इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इंडिया वाले ₹80 कमा रहे थे पहले, अब उसके जगह ₹81 कमा रहे हैं, तो एज एन एक्सपोर्टर आपको इससे फायदा होगा जरूर, ये बात ध्यान रखना। आपको फायदा भी होगा और इलास्टिसिटी की वजह से आपको नुकसान भी नहीं होगा। क्या गजब चीज है, बढ़िया। तो लो जी आगे बढ़ते हैं। अपने वो पहला सवाल ये बोलता है कि बताओ प्रॉफिट में कितने का बदलाव आएगा ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो यार प्रॉफिट में इतना बदलाव आएगा कि ₹1 पर डॉलर आपका रेट बढ़ गया। कैसे, मैं समझाता हूं, रेवेन्यू समझाता हूं आपको मैं। आपको लास्ट ईयर रेवेन्यू होती 1,20,000 यूनिट्स इंटू $20 पर यूनिट इंटू ₹80 पर डॉलर, तो ये आपकी रेवेन्यू होती। इसके मुकाबले करंट ईयर में उतने ही प्रोडक्ट आपने बेचे क्योंकि आपने प्राइस नहीं चेंज किया, प्राइस इज स्टिल $20, और आपको बस उसके बदले ₹81 मिल गया। तो 80 की जगह आपको कितना मिला? 81। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, चेंज इन प्रॉफिट। तो इसका अमाउंट अगर हम निकालें तो 1,20,000 इंटू $20 इंटू 81 माइनस 80 करके एकदम सही लिखा हुआ है। 24 लाख रुपीस का हमको बैठे बैठे ऐसे ही फायदा हो गया। भाई हम एक्सपोर्टर है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, 80 से 81 चली गई, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, हम एक्सपोर्टर, हमको फायदा होगा ही होगा। इस चीज की गणित जिसने समझ ली वो कम से कम पॉलिटिकली जो जितनी बातें होती है ना रुपी डॉलर के आसपास, उन सबसे मतलब खुद को बचा लेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इनको डिस्कस करने का। रुपी बाय डॉलर ऊपर जाएगा तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सपोजर इफ द कंपनी पासेस द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द बायर। गजब, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है कि आपको ये फायदा हो रहा है 24 लाख रुपए का, करेक्ट। आपको 24 लाख रुपए का यहां पे फायदा हो रहा है, ठीक है। आप इस 24 लाख रुपए के फायदे को अगर पूरा का पूरा पास ऑन करना चाहते हैं, किसको? इन यूनिट्स पे, तो जाहिर सी बात है आप अगर यूनिट्स पे पास ऑन करोगे तो इंपोर्टर के लिए ये सस्ता हो जाएगा, इंपोर्टर के लिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। और अगर प्राइस आपने कम किया तो फिर क्वांटिटी बढ़ेगी जरूर, और वो भी ज्यादा जोर से बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1.5 का है। तो हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा। तो देखो वो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, काफी आसान है, ध्यान देना। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जहां पहले 80 रुपए करके आप $1 का कलेक्शन करते थे, आपने डॉलर में कुछ नहीं चेंज किया, तो उसके बारे में सोचो मत, ना यूनिट लेवल में चेंज हुआ ना डॉलर लेवल में कुछ चेंज हुआ, तो आप उसके लिए मत सोचो। आपका यूनिट प्राइस मान लो $20 ही है, बस फर्क कितना आ गया, इतना आ गया कि पहले आप 80 रुपए कलेक्ट करते थे, अब आप उसके जगह कलेक्ट करोगे 80 ही अभी भी, लेकिन फिर भी ₹1 का बेनिफिट आप पास कर रहे हो अपने कस्टमर को, ठीक है। ₹1 का बेनिफिट अगर आप अपने कस्टमर को पास कर रहे हो तो उसके लिए परसेंटेज चेंज जो आएगा ना प्राइस का, वो आएगा 1/80 इंटू 100। कैसे आया सर, वापस समझाओ। लो जी वापस समझाता हूं आपको मैं। पहले मैं कोई चीज को 80 रुपए देकर के खरीदा था, एक बार के लिए सिंपल समझाता हूं आपको मैं। 1 यूनिट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट, पहले 1 यूनिट अगर कोई भी फॉरेनर हमसे खरीदता था तो हमको पैसे मिलते थे 1600 रुपीज, हमको 1600 रुपए मिलते थे, ठीक है। अब वही यूनिट अगर फॉरेनर हमसे खरीद रहा है, क्योंकि हमारा रुपी बाई डॉलर बढ़ गया, तो ये हो गया 1680, ये हो गया 1680, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है गणित?
यहां तक गणित समझ में आनी चाहिए। हम इस 80 रुपए के बेनिफिट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपने ही फॉरेनर को या फिर अपने इंपोर्टर को। हम बोल रहे हैं उसको कि भाई तू रख ले, हमें नहीं चाहिए। तो हम उसको ये 80 रुपीज का बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब हमें यह समझना है कि 80 रुपीज का जो हम उसको बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 80 रुपीज आता है क्या? 1620 ही आता है क्या? 1620 कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1620 ही आ रहा है। 20 रुपए का हम इसको बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, रेदर देन 1680, ये 1620 ही आ रहा है। तो टेक्निकली हम ये 20 रुपए का जो बेनिफिट है ये ट्रांसफर करेंगे इंपोर्टर को। अब इंपोर्टर को यहाँ पे कितने परसेंटेज का फायदा हो रहा है वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो भाई इसकी कैलकुलेशन समझाई है मैंने 1/80 करके। 1/80 कैसे समझ लीजिए, एकदम इतना सा फर्क है। आपको 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा था और आप पहले 80 रुपीज कलेक्ट कर रहे थे $1 पे। ये सब डॉलर पे कन्वर्जन है। पहले $1 पे 80 रुपए मिल रहे थे और अब $1 पे ही आपका 1 रुपया बेनिफिट हो रहा है। तो इसी बेनिफिट को आपने ट्रांसफर किया टू योर कस्टमर। सो उस वजह से आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो बड़े आराम से आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.25%। दैट इज इक्वल टू 1.25%। ये सेम काम आप यहां पे भी करके देख सकते हैं। 20 रुपया डिवाइडेड बाई 1600 रुपए, 20 रुपए डिवाइडेड बाई 1600 रुपए, ये भी 1.25% आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये 20 रुपए का बेनिफिट आपने ट्रांसफर कर दिया किसको? इंपोर्टर को। पहले वो 1600 में ले रहा था, अब वो 1580 में ही ले रहा है आपसे। सर ये 1580 कैसे हुआ? 1580 उसके लिए हुआ है, हम तो कलेक्शन पूरा ही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए 1580 इसलिए क्योंकि हम उसको 20 रुपए का एक तरह से पास ऑन कर दिए बेनिफिट। तो अगला 20 रुपए करके बचा रहा है, पहले वो 1600 रुपए करके हमको देता था। तो ऐसे में 1.25% का आपको गेन हो गया या फिर प्राइस में कमी आ गया। अगर प्राइस 1.25% से कम होगा तो क्वांटिटी विल गो अप बाई 1.875%। सो क्वांटिटी बढ़ गई। अब क्वांटिटी पहले थी 1,20,000, 1,20,000 में आप 1.875% और ऐड करोगे, सो नई क्वांटिटी भी आ गई है। अब हमारे लेवल पे सोचिएगा, हम इतनी क्वांटिटी बेचे, $20 में ही बेचे, हमें मिल तो 81 रुपीज करके रहे थे, लेकिन 1 रुपया बेनिफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, तो नेट नेट हम अभी भी 80 रुपए डॉलर पे फिर भी कमा रहे हैं। एंड इसके अगेंस्ट 550 रुपए में हम इसकी बनावट कर रहे हैं या फिर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस आया ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ये रिवाइज्ड प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है, रिवाइज्ड। और पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो पहले यही जो प्रॉफिट हो रहा था बिफोर चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन क्वांटिटी, वो हो रहा था 1260 लाख का। ये कैलकुलेशन भी मैंने शो किया है। 120,000 यानी कि 1,20,000 यूनिट आप बेच रहे थे, $20 की प्राइसिंग थी, 80 रुपए करके कलेक्ट कर रहे थे और इतने में बन रहा था। बस क्वांटिटी बढ़ी नहीं थी, क्वांटिटी इतनी थी, तो उस समय प्रॉफिट हो रहा था 1260 का। नेट नेट आपने देखा तो जब आप अपना बेनिफिट ट्रांसफर कर दे रहे हो तो उसमें भी आपको फायदा हो जा रहा है, एंड दैट फायदा इज 23.625 lakhs। बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, वेरी गुड कैटेगरी क्वेश्चन। मैं इसको गुड कैटेगरी में डालूंगा, एक बार सबको देखना चाहिए, बट दिस इज लार्जली अ गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाँ ये बात मैं मानता हूं, अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए इस तरह का सवाल, बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, थोड़े बनाने के चांस कम होते हैं। लेकिन एक बार आपने देख लिया तो कॉन्सेप्ट रिटेन रहेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल है एंड कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल एरर नहीं है इसमें, ठीक है ना। इट इज वेरी राइटली डन एंड बहुत आसानी से हो रहा है। मैं एक बार से वापस सारी सिचुएशन आपको समझा देता हूं ताकि आपके लिए यह आसान हो जाए, ठीक है। शुरुआत से समझा दूं? आओ जी, एकदम शुरुआत से समझा देता हूं। देखो एकदम सीधा सीधा समझा रहा हूं। आप एक यूनिट जब बेचते थे तो आप उसको $20 का प्राइसिंग करते थे। आज भी कुछ नहीं बदला, आप आज भी $20 ही उसका प्राइसिंग कर रहे हो। पहले आपको 80 रुपए करके पर डॉलर मिल जाता था, अब उसके जगह आपको 81 रुपीज करके पर डॉलर मिल रहा है। क्या आपका फायदा होगा? डेफिनेटली होगा। ये फायदा कितना होगा आप कैलकुलेट कर लेना, 1,20,000 यूनिट्स पे। पहले सवाल का जवाब यही है। दूसरा सवाल ये कहता है कि आप जो 81 रुपीज कलेक्ट कर रहे हो उसमें से 1 रुपया जो आपका बेनिफिट आ रहा है, इस बेनिफिट को आप मत रखो, आप 80 ही रखो अपने पास। ये 1 रुपए के बेनिफिट को आप ट्रांसफर कर दो। तो जहां पे आपका एक यूनिट
आप पहले बेचते थे तो आपको $20 के हिसाब से 80 रुपए करके 1600 रुपए मिलते थे, और एक इंपोर्टर को भी इतने ही रुपए देने पड़ते थे। अब इसके जगह आप कमा रहे हो $20 पे 81 करके 1620 रुपए। अब आप इसी 20 रुपए को, एक्स्ट्रा 20 रुपए को ट्रांसफर करना चाहते हो, बेनिफिट देना चाहते हो, तो आप 20 रुपए का बेनिफिट दे रहे हो जो कि पहले 1600 रुपए का खर्चा करता था इंपोर्टर उस पे। तो ये 1.25% का आपका गेन आ गया, मतलब गेन इन द सेंस परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया। प्राइस गिर गया इतने से, प्राइस अगर इतने से गिरेगा तो क्वांटिटी विल गो अप। क्वांटिटी गया 1.875% से, पहले ही क्वांटिटी थी 1,20,000 यूनिट्स, उसमें ऐड हुआ 1.875%, नया क्वांटिटी आ गया। बस अब क्या है, आपको अपनी रेवेन्यू और अपने खर्चों का आंकलन करना है और लास्ट में चेंज इन प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल। अब सिंपल हो गया एक्चुअली, पहले मैं कहूंगा टेक्निकल था, पर हाँ गुड, वर्थ फॉर 8 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में जून 23 में, जून 23 में आया हुआ है 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सिंजॉन्स लिमिटेड है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। अब देखो इस तरह की कंपनियों में ना दिक्कत होगी आपको, हम क्या है ना, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचते हैं हमेशा। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारा जो कोट भी है वो ₹by वाला कोट है, और कितना भी बोल लो फॉरेक्स पढ़ते हुए एक बच्चा इसी कोट को इमेजिन करके चलता है। अब इस सवाल में जब आपको एक अमेरिकन कंपनी का जिक्र आ गया तो डॉलर नीचे नहीं बल्कि ऊपर आने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी अमेरिकन है। इंडियन कंपनी होती तो रुपये ऊपर होता, अमेरिकन कंपनी है तो डॉलर ऊपर होगा। तो डॉलर ऊपर होने वाला है, नीचे कोई और करेंसी होने वाली है। मैं कहता हूं अगर आप इस चीज को ना अच्छे से हजम नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूंगा सवाल थोड़ा सा अपने हिसाब से ना मॉडिफाई कर लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस अमेरिकन की जगह इंडियन पढ़ रहा हूं। सर क्या बोल रहे हो, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दिमाग में कर रहा हूं। मान लो ये एक इंडियन कंपनी है, इसको इंटरेस्ट देना है, ये जो अमाउंट है इसको मैं डॉलर्स में कर रहा हूं कन्वर्ट। बेसिकली कोई भी फॉरेन करेंसी मैं डॉलर में ले रहा हूं क्योंकि मेरे को एक ही कोड समझ में आता है जो कि है ₹by। तो अभी समझ में ये आ रहा है कि एक इंडियन कंपनी है जिसको रीपे करना है, रीपे करना है या तो डॉलर 10,10,000 और एक और करना है 7,05,000। ये दोनों रीपेमेंट्स हैं डॉलर्स में, एक बार के लिए मान लेते हैं। पहली रीपेमेंट है जुलाई में और दूसरी रीपेमेंट है सितंबर में। आपको बोलता है कि आपको अपनी रिस्क को वो करना है, हेज करना है, या तो फॉरवर्ड से करेंगे या ऑप्शन से करेंगे। बोल रहे हैं अभी जून चल रहा है, तो जून चल रहा है तो जुलाई 1 महीना दूर है और सितंबर 3 महीने दूर है। जुलाई 1 महीना दूर है, आप जून के एंड पे हो तो जुलाई पूरा 1 महीना और सितंबर 3 महीना का आपका काम बन रहा है। आपको यहां पे रेट्स भी दी हुई हैं और ये रेट्स दी हुई हैं 1 महीने की और 3 महीने की फॉरवर्ड की। एक बार के लिए सवाल मैं ₹by अज्यूम करके ही चल रहा हूं, हालांकि सवाल के नोटेशंस कुछ और हैं, पर आपके लिए इजी और मेरे लिए भी इजी हो समझाना। मैं ₹by एक बार मान के चल रहा हूं। तो ₹by का 30 जून को जो रेट है वो ये रहा। जुलाई के एंड में लिखने का मन ही नहीं कर रहा, जुलाई के एंड में जो है वो ये है और सितंबर के एंड पे जो है वो ये है। तो रेट्स हमारे पास में है, हमको पे कितना कितना करना है वो हमें मालूम है, कन्वर्ट कर लो यार, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो अगर हमें फॉरवर्ड कवर पूछा है ना, फॉरवर्ड कवर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। पहला केस में होगा 10,10,000 इंटू 0.9301, ये रहा जुलाई का रेट। और दूसरे केस में होगा 7,05,000 इंटू 0.9356। क्लियर? क्लियर? देख लेते हैं आंसर, एग्जैक्ट मैच कर गया। सो यहां तक हम लोग धन्य हो गए जी। अब कोटेशन का भी ध्यान दे देते हैं। मैं आपको जरूर बोल रहा हूं ₹by अज्यूम कर लो, पर एक्चुअली ये पूरा सवाल कैसे चल रहा है वो समझ लेना। पूरा सवाल चल रहा है ऑन द कोटेशन ऑफ $by। हमको पेमेंट करना है कैनेडियन डॉलर में और कन्वर्जन सारा डॉलर्स में करना है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, डॉलर। तो ऐसे में कैनेडियन डॉलर्स नीचे होंगे और डॉलर रहेगा ऊपर। क्योंकि हमारी पेमेंट अमाउंट्स जैसे कि 10,10,000 ये कैनेडियन डॉलर फॉर्म में ही है, तो हम जो भी अपनी रेट आएगी उसको डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही 7,05,000 जो है उसको भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। और ये करते ही फॉरवर्ड कवर का काम हो गया। 7 में से 2 नंबर तो आपको इतना सा करने पे ही मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस के लिए अपने को ये बोलता है कि कैनेडियन डॉलर या डॉलर ऑप्शन में यूएस स्टॉक एक्सचेंज में पर कैनेडियन डॉलर आपको कोटेशन मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 50,000 कैनेडियन डॉलर्स का। कॉल या पुट आप ले सकते हो। पहले आपको ये डिसाइड करना आप कॉल लोगे पुट लोगे। तो देखो मैं इसके पीछे की झलक समझा देता हूं आपको। मेरे को कैनेडियन डॉलर्स ना आगे जाकर के पे करने हैं। मेरी फटी पड़ी है इसी बात से कि कहीं डॉलर बाई कैनेडियन डॉलर का जो कोट है वो ऊपर नहीं चले जाए। ये सेम चीज इंडिया के पर्सपेक्टिव से में सोचो। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं 2 महीने बाद और अमेरिका से खरीदना चाहते हैं, amazon.in पे नहीं amazon.com पे आप उसको परचेज करेंगे, एक बार ये मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपको डर लगेगा कि रूपी बाय डॉलर ऊपर नहीं चले जाए। अगर 85 से 89 चला गया तो आपके तो बहुत ज्यादा खराब होगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे 4 रुपए से वैल्यू अगर बढ़ गई तो आपके जितने भी डॉलर्स आप कैलकुलेशन कर लेना उतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है बढ़ गया तो टेंशन है, वैसे ही इस अमेरिकन कंपनी के लिए भी यही है। इसको डॉलर बाई कैनेडियन डॉलर बढ़ने का डर लग रहा है। बढ़ने का डर लग रहा है ना, तो बढ़ने का ही कुछ ले लो जिससे आपका हेजिंग हो जाएगा। तो आपको कॉल लेना चाहिए। कॉल लोगे और कल को कैनेडियन डॉलर ऊपर चला गया तो फिर हम लोग हेज हो जाएंगे, जो भी बढ़ोतरी होगी वो हमारे ऑप्शन के थ्रू हमें फायदा दे देगी। तो पहला क्लैरिटी तो ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि पुट की इंफॉर्मेशन आपके कोई काम की नहीं है। सॉरी। आगे आगे बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इफ ऑप्शंस वेयर टू बी यूज्ड, 1 month ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 94 सेंट्स। 1 month का मतलब हो गया जुलाई। तो जुलाई का कॉल आपको लेना है कितना? 94 सेंट की स्ट्राइक रेट वाला। तो उस पर आपका खर्चा आएगा 1.02 का। अब ये 1.02 क्या है, सच बताऊं तो अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं इसको? डॉलर ही मानते। आगे जाकर सजेस्टेड आंसर में देखा तो पता चला ये परसेंटेज टर्म्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरे लिए भी ये समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, करेक्ट। और देखते हैं, परसेंटेज टर्म्स में ही था ना, मेरे को जितना याद आ रहा है। हाँ, परसेंटेज टर्म्स में ही है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक था, बट मेरे को ऐसा लग रहा था इनिशियली दैट दिस कॉस्ट विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर बाई कैनेडियन डॉलर, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर आगे आपने वो बोला कि 3 महीने वाला जो ऑप्शन लेना है, यानी सितंबर का लेना है, वो 95 सेंट वाला लेना है, यानी ये वाला लेना है। ठीक है। आगे बोला कि आपको बस बेस्ट एस्टिमेट बताना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अज्यूम मतलब इग्नोर कर दो, दोनों मेथड पे कैलकुलेट करके बता दो। तो लो जी, बहुत से पहले अब हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अनकवर्ड पोजीशन भी कुछ होता है। जैसे कि आप 10,10,000 कैनेडियन डॉलर को हेज करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50,000 कैनेडियन डॉलर का है। तो आप 20 कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपका 10 लाख कवर हो जाता है। 10 लाख कवर हो जाएगा, बाकी 10,000 कवर नहीं होगा। तो 10,000 के लिए हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, फॉरवर्ड कवर में इसको कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका 10 लाख रुपए इंटू 0.94 आपने फ्रीज कर लिया। अगर ये बढ़ जाता है तो आपका 0.94 ही लगेगा, और उसके ऊपर में आपने बाकी पोजीशन को फॉरवर्ड के थ्रू कवर कर लिया। तो आपका टोटल डॉलर पेबल जो आएगा वो आएगा 949,301। इसके अलावा आपका कुछ और खर्चा भी लगा है। खर्चा है 50,000 कैनेडियन डॉलर्स का। आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज है, और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट साइज पे आपने 20 कॉन्ट्रैक्ट किए, और फिर उसका जो कॉस्ट है वो है 1.02%। तो कैलकुलेशन करने पे आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी आ गया। तो प्रीमियम अलॉन्ग विथ अवर डॉलर पेबल, तो इसका हमारा जो अमाउंट है वो आ रहा है 959,501। 959,501 ये हमारा टोटल आउटले आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर के लिए भी सेम काम करना है। आपको 7,05,000 डॉलर्स को कवर करना है। 7 लाख तक हो जाएगा दोस्तों। क्यों?
50,000 का एक एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो 50,000 पे 14 कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका काम हो जाएगा। बाकी 5,000 अगेन फॉरवर्ड कवर से होगा, फॉरवर्ड की रेट हमने ले ली। बाद बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हमारा जो कॉस्ट है वो 1.64% करके हमने खर्चा निकाल लिया, और जो हमारा डॉलर पेबल था उसमें ये प्रीमियम जोड़ करके इसका भी अमाउंट निकाल लिया। लास्ट में रिकमेंडेशन यही आ रहा है कि भाई हेजिंग करना है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करो। काय को? क्योंकि आई थिंक यहां दोनों ही केस में फॉरवर्ड का जो रेट आ रहा है हमारा वो कम आ रहा है। जैसे 949,301 इससे कम है 939,401, और 659,681 से कम है। तो दोनों ही केस में फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, और इस बात का हम ध्यान रखेंगे। क्लियर? डन? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं दोस्तों। जून 2023 में आया हुआ 8 मार्क्स के लिए सुपर्बली इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ये आया हुआ है अगेन 2016 के सिलेबस में ही आया हुआ है। बहुत सिंपल सा सवाल है, और इस सवाल को अगर आप ठीक से समझ गए आपका काम वही हो गया। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में समझाता हूं आपको। सवाल में बोला है कि एक कंपनी है पैन फार्मा, इसको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर हाथ लगा है 15 मिलियन रुपीस का। अब है तो ये 15 मिलियन रुपी का, पर आमतौर पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं उनकी इनवॉइसिंग किसी फॉरेन करेंसी में ही होती है। हालांकि आजकल इंडिया रुपी में करना लगा है इनवॉइसिंग, लेकिन अदरवाइज फॉरेन करेंसी में इसकी इनवॉइसिंग होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसने कुछ इंपोर्ट भी किया है, और वो इंपोर्ट की वैल्यू है $10 मिलियन। इसकी भी इनवॉइसिंग किसी फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए थी। एक्सपोर्ट का पैसा 3 महीने में आ जाएगा, और इंपोर्ट का पैसा 6 महीने में देना है। बोलता है इनवॉइसिंग करो एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट की किसी भी करेंसी में। 3 करेंसीज दी हुई है, इन्हें हम रिजर्व करेंसीज कहते हैं। डॉलर भी रिजर्व करेंसी है, यूरो भी रिजर्व करेंसी है, पाउंड भी रिजर्व करेंसी है। आप किसी में भी कर सकते हो। तो बोल रहा है कि बताओ किधर करोगे आप, कौन सी करेंसी में आप इसको करना चाहोगे इनवॉइसिंग। तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल का मैं एकदम सीधा जवाब दे दूं। आप जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट, तो उस करेंसी में कीजिए। एक्सपोर्ट के केस में उस करेंसी में कीजिए जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इन तीनों करेंसीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किधर है? डॉलर में। तो डॉलर में कीजिए जी, डॉलर में करने से आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है। और अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो आप वहां कीजिए जहां पे सबसे कम आपका इंटरेस्ट रेट है, यानी पाउंड। सो ये कैसे पता चला? देखो इसका पूरा कैलकुलेशन दिखाया मैंने। अगर आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड है 15 मिलियन और आप उसको डॉलर में इनवॉइसिंग करोगे, तो डॉलर में इनवॉइसिंग करने से क्या होगा? आपको उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो 2% के हिसाब से मिल जाएगा। अब 2% कैसे आ रहा है? ऐसे तो 8% है सालाना, लेकिन 3 महीने का 2% हो जाता है। तो यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 2% ऑन दैट अमाउंट। क्लियर? और ये अमाउंट जो है ना, ये एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रीमियम है। प्रीमियम भी क्या बोलूं मैं, एक तरह से बोलूंगा अप्रिसिएशन इन करेंसी। हाँ, अब सही वर्ड मिला मुझे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए है ना, ये एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये है अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो जिधर अप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होगा आप उस करेंसी में एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग कीजिए, क्योंकि वो उतनी तेजी से उसकी करेंसी बढ़ेगी, आपको फायदा होगा। और अगर हम बात करते हैं अबाउट अप्रिसिएशन, तो पाउंड में अप्रिसिएशन सबसे कम होने वाला है। अपना इंपोर्ट का बिलिंग इधर कीजिए। ये इस सवाल का मतलब एकदम सिंपल सा सवाल है। और इसी चीज को यहां पे शो किया है कि आपका खर्चा कितना आएगा। अगर आप एक्सपोर्ट में करते हो तो आपको 15.3 मिलियन मिलेगा अगर आप डॉलर में उसको इन्वॉइस करते हो, क्योंकि उसका अप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होगा। इसके मुकाबले अगर यूरोज में करोगे तो थोड़ा कम, और पाउंड में करोगे तो और भी थोड़ा सा कम आपको पैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा डॉलर में, क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा जोर से अप्रिशिएट करने वाला है। डॉलर अप्रिशिएट करेगा तो रूपी ऑब्वियसली डेप्रिशिएट करेगा, आपको फायदा होगा उससे। इंपोर्ट बिल में उल्टा होगा। इंपोर्ट बिल में जहां पे आपका डेप्रिसिएशन खुद की करेंसी का जो है वो कम से कम हो तो फायदा होगा, यानी दूसरी करेंसी अप्रिशिएट कम से कम हो तो फायदा होगा। और वो अप्रिसिएशन कम से कम पाउंड में हो रहा है। पाउंड इज अप्रिशिएटिंग बाई 6%, whereas डॉलर इज अप्रिशिएटिंग बाई 8%। सो गिवन दैट फैक्ट, हम यहाँ पे जो अपनी इनवॉइसिंग करना चाहते हैं वो करना चाहेंगे इन पाउंड।
इस सजेस्टेड आंसर के लिए मैं पहले ही बोल दूं, जो मैंने आपको समझाया है इससे सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की किताब का, या इंस्टीट्यूट जब भी देगा सजेस्टेड आंसर डिटेल फॉर्म में, तो डिटेल फॉर्म में ना आपको ज्यादा अच्छे से उधर प्रेजेंटेशन समझ में आएगी। ये प्रेजेंटेशन करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने आपको समझाया किधर फायदा किधर नुकसान, लेकिन ये प्रेजेंटेशन ऐसे करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उसका तर्क देना पड़ेगा और वो तर्क दे करके ही आपको अपना काम करना होगा। क्लियर? जैसे आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं समझाता हूं आपको। अगर मेरा एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग है तो मेरे को डॉलर में पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आज के दिन ही मेरे को पैसे कितने मिलने वाले हैं? 15 मिलियन ना। तो 15 मिलियन का अगर मैं आज कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं तो मेरे को 80.10 की रेट पे अपना इनवॉइसिंग करना होगा, 80.10 पे। तो यहां कितने डॉलर का इनवॉइस होगा ये क्लियर हो गया, ठीक है? इसके बाद में इस इनवॉइस पे आपको ये देखना है कि आपकी जो रेट है वो फिर क्या करेगी, वो करेगी अप्रिशिएट। तो 80.10 पे आप 8% का अप्रिसिएशन लगाओगे, जो कि इफेक्टिवली 2% का अप्रिसिएशन होगा। सो यू विल गेट अ रिवाइज्ड रूपी बाय डॉलर एक्सपेक्टेड। एंड इस पे फिर आप चेक करोगे कि आपको जब जितने भी डॉलर्स यहां आए वो डॉलर जब कन्वर्ट होंगे तो वो कितने रुपए हो जाएंगे। एंड आप देखना रिजल्ट 15.3 ही आएगा। क्लियर? तो ये कहानी कैसे हो रही है, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, नहीं तो पूरा समझाता आपको। 15 मिलियन डिवाइडेड बाई 80.10 करने से डॉलर में रिजल्ट आता। इतने डॉलर का हम इनवॉइस प्रिपेयर करते और बाद में 1 साल या 1 साल भी नहीं 3 महीने बीतने के बाद ये रेट हो जाती 80.10 प्लस 2% की, जो भी रेट आती यहां आ जाती। और इनवॉइस डॉलर्स जो किए हुए हैं उस इनवॉइस अमाउंट से इस रेट को आप मल्टीप्लाई करते एंड रिजल्ट आता 15.3 मिलियन रुपीस। करके देख लेना, इंस्टीट्यूट ने शायद दिखाया सजेस्टेड आंसर में, तो एक बार चेक कर लेना। लेकिन रिजल्ट सारे यही आने वाले हैं, आंसर मैच होगा। मैंने जो आपको तरीका दिखाया वो एकदम सिंपल और सीधा कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए कह सकता हूं सॉल्यूशन है। तो एक बार इसको जरूर देखिएगा, बड़ा अच्छा बहुत सिंपल सा सवाल था, 8 मार्क्स के लिए मुझे लगता है फ्री के नंबर थे। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2022 के सवाल में चलते हैं, जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा गया एग्जाम में। 1 मिनट आप समय लेकर के इस सवाल को पढ़ सकते हैं। लीजिए एक बार 1 मिनट का समय लीजिए, इस सवाल को पढ़िए। 6 नंबर के लिए यह सवाल पूछा गया था। और जब भी मैं कहूं पढ़ने के लिए तो इसका मतलब है पॉज करके पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लें, पढ़ लें। हाँ जी, देखा आपने? चलो सवाल देखते हैं। सवाल में अपने को बोल रहा है कि एक सोनेट लिमिटेड है जो कि एंगेज है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक यार्न वगैरह वगैरह। चलो अच्छी बात है। इसको एक मशीन खरीदनी है जापान से। चलो क्लियर हुआ दिमाग में। जो भाई अपने को खरीदनी है बेचनी है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को पैसे चुकाने हैं, ठीक है? सो वी आर रिक्वायर्ड टू पे, तो मैं यहां लिख देता हूं पेबल येन 2460 लैक्स, ठीक है? आगे बोलता है कि कंपनी के पास में एक पोजीशन है कि इंडिया से बोरो कर सकता है, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक इन इंडिया से 12% के ब्याज पे, और क्वार्टरली उसकी पेमेंट वगैरह हो जाएगी। वो ठीक है, वो अपनी जगह है। टोक्यो से भी ऑफर है कि टोक्यो वाली बैंक भी बोलती है कि वो भी क्रेडिट दे देगी और 90 दिन का क्रेडिट दे देगी 2% पे। यानी इंडिया में मिल रहा है 12% पे और टोक्यो से मिल रहा है 2% पे। भाई साहब चीज ही अलग है। पर टोक्यो वाली बैंक जाहिर सी बात है ऐसे तो आपको देगी नहीं, वो बोलेगी लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर के आओ। सो इंडिया में बेसिकली इंडिया में काम करोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। इंडिया में तो भाई सीधा सीधा लोन ले लो और लोन का चुकती कर देना 3 महीने बाद में या 90 दिन बाद में, आपका काम खत्म। पर अगर जापान से लोन लेना है तो पहले जाइए एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाइए। लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने के लिए आपको शायद थोड़े पैसे उसमें भी उधार लेने पड़ जाएंगे, तो जो भी ये लेकर के वो काम कीजिए एंड उसके बाद का आप अपना टोक्यो वाला लोन और क्लियर कीजिए, ठीक है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि भैया आज के दिन हमारा जो डॉलर कंडीशन है या जो येन कंडीशन है वो अपने सामने है और फॉरवर्ड का भी अपने पास में रेट है। कमीशन चार्जेस भी है लेटर ऑफ क्रेडिट पे, वो 4% का है, तो वो तो चलो अपना पैसा लगेगा सो लगेगा। और इसके ऊपर में 365 दिन का आपको अज्यूम करना है 1 साल। देखो 2 रास्ते आपके पास में, पहला रास्ता सिंपल रास्ता, उस पर जाते हैं। अगर मेरा आज का ट्रांजैक्शन अमाउंट है येन 2460 लैक्स और आज के हिसाब से मैं रेट के हिसाब से अगर चलूं तो 246 इंटू रुपीज 100 करूं तो ये आ रहा है 1000 लाख। अगर मैं आज के आज अपना पैसा चुका दूं इनवॉइस का
तो आज के आज चुकाने का मुझे 1000 लाख रुपए चुकाना होगा। ये कैसे आया? सिंपल है, मुझे चुकाना 2460 लाख, रेट चल रही है 246 की आज के दिन, तो उस हिसाब से 1000 लाख मुझे चुकाने हैं। इंडिया में 1000 लाख अगर आप चुकाओगे तो बोरो कर लो इतना, और इसके ऊपर में इस पे ब्याज भर दो। ब्याज अपना है 12% करके, 90 दिन का आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन, रिजल्ट आ गया। इंडिया वाला तो रिजल्ट आ गया भाई। इंडिया के बैंक से अगर बोरो करोगे तो 1000 लाख का आज के दिन बोरोइंग कर लेना, और उसके ऊपर जो भी ब्याज आता है 12% का 90 दिन करके कैलकुलेट कर लेना। ये यहाँ पे आई थिंक पूरा कैलकुलेशन शो भी किया हुआ है। हाँ हो गया, सब कंप्लीट है, डन। ये अपना इंडिया वाला सिचुएशन आ गया। सर इंडिया वाला सिचुएशन नहीं हो, हमको अगर ये जापान में करना हो तो, जापान में करना हो तो आओ जी पहले सिचुएशन समझो। पहला तो तुमको जापान में अगर ये काम करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपका जो लोन अमाउंट है, ठीक है, उस लोन अमाउंट का आप एलसी निकलवाओ। एलसी कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। आपका 1000 लाख का आज का लोन बनता है, अगर कायदे से आप इंडिया में लोन लेने जाए तो। बेसिकली दिस इज योर ट्रांजैक्शन साइज। तो ट्रांजैक्शन साइज 1000 लाख का है। आप जाइए एलसी बनाने के लिए, तो एलसी के लिए 4% की रेट से खर्चा लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 90 दिन के लिए चाहिए, तो 90 दिन का एलसी बन जाएगा। तो ये आप पे आपका एलसी का कॉस्ट आ गया। मजे की बात यह है कि आपके पास इतने रुपए भी नहीं है, तो आप इतने भी पैसे बोरो ही करोगे। बैंक वाला इसको आपका बोरोइंग कंसिडर कर लेगा, और इसके ऊपर फिर आपका ब्याज बनता है, और ये ब्याज आएगा 12% करके 90 दिन का। समझ में आया कैलकुलेशन? आओ जी देख लेते हैं अपना एलसी कितने रुपए का बनेगा लास्ट में। 1000 लाख का हमने 4% करके 90/365 करके ये हमारा एलसी का अमाउंट निकाल लिया। नाउ दिस इज पेबल इमीडिएटली। पेबल इमीडिएटली। पैसे हैं आपके पास? नहीं भाई, हम तो फुक्कड़ इंसान हैं। फुक्कड़ है तो फिर इतने पैसे आपको बोरो करने हैं, इसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट वगैरह भी चुकाना पड़ेगा 3 महीने तक का। तो ये 9.83 पे इंटरेस्ट आ रहा है 12% करके 90/365 करके। ये हमारा आ गया टोटल लोन रीपेबल आफ्टर 3 मंथ्स। ये सिर्फ इंडिया में एलसी बनाने का खर्चा है। अब इसके आगे की कहानी, अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 2460 येन लाख का हमने लोन लिया। इस पे हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2% करके, क्योंकि वहां की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, और 90 दिन का आपने वहां पे लोन लिया। तो इंटरेस्ट के साथ में देख लो कितने रुपए आपको चुकाने हैं। जो भी पैसे चुकाने हैं वो आपको 3 महीने बाद चुकाने हैं, तो 3 महीने बाद फॉरवर्ड रेट पे वो कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो अब टोक्यो का देख लेते हैं। 2460 लाख का अभी हिसाब है, ब्याज के साथ में इट विल बिकम 2472.135। अब ये चुकाने आपके होंगे 3 महीने बाद, यानी 90 दिन बाद। 90 दिन बाद जो आपकी रेट चलेगी येन की वो होगी 250 की। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2472.1315 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100। करेक्ट? वंस विल डू दिस, हमारे पास में रुपी लैक्स में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतने रुपए अपने को चुकाने होंगे कब? 90 दिन बाद में। अब मजे की बात और है कि ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ऊपर भी आपने खर्चा किया था। सो बेसिकली एलसी का खर्चा, एलसी के साथ में जो इंटरेस्ट लगा वो, और लास्ट में जो हमको टोक्यो का लोन चुकाना होगा वो, ये मिला करके हमारा टोक्यो वाला प्लान का खर्चा आ जाएगा। पर सारे खर्चे जोड़ने के बावजूद भी आई थिंक अमाउंट काफी कम है यहाँ पे। वहां तो 1000+ लाख था, यहाँ पे 999 लाख ही पड़ रहा है। सो क्लियरली एलसी फ्रॉम जापान नहीं होगा, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है। एलसी इंडिया में बनेगा लोन फ्रॉम जापान। एलसी क्या होता है सर? एलसी होता है एक लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करता है, और हर एक जो हमारे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है उसमें एलसी एक गारंटी का काम करता है कि हम पैसे चुका देंगे। फॉरेन करेंसी में तो पैसे चुकाने का बेसिकली देखो, इंडिया में तो लॉज हैं, पर फॉरेन ट्रांजैक्शन में लॉस कैसे आएंगे? तो उधर एलसी होती है, इट इज अ गारंटी फ्रॉम द बैंक, जो कि इंश्योर करती है कि आप अपने पैसे चुकाओगे, टाइम से चुकाओगे। एनीवेज दिस इज डन। अगेन दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है तो फिर आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। दिस वाज इजी, आई बिलीव। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और बहुत ज्यादा इधर कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं था। इससे ऊपर वाला भी इजी था, उससे ऊपर वाला जो था वो मुझे टफ लगा था, क्योंकि उसमें था मतलब काफी कुछ करने को था, ऑप्शन का काम था। सो आई अंडरस्टैंड, वो टफ था, बट ये सब टफ एकदम भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 2022 में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। अब इस पे मैंने लिख दिया है रॉन्ग सजेस्टेड आंसर। भाई ये सवाल में इंस्टीट्यूट ने बहुत गड़बड़ करी है, डेट्स वेट सबका इशू है इसमें। इस सवाल में डेट्स रॉन्ग है, डेट्स के साथ में कैलकुलेशन कुछ भी हो रही है, कैसे भी हो रही है। आप इस सवाल को लॉजिक ढूंढने जाओगे, लॉजिक कुछ मिलेगा नहीं। तो जो भी बच्चे सजेस्टेड आंसर सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है वो इस क्वेश्चन पे आने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिसंबर 2022 वाला जो क्वेश्चन था 8 मार्क्स का फॉरेक्स से, उसे आप स्किप कर देना। क्यों? इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मैंने तो अपनी तरफ से वापस सॉल्व किया ही है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम बता देता हूं। आपको सितंबर के महीने में कुछ पेमेंट करनी है, आप बैठे हो जून 30 पे, तो टेक्निकली आपको जुलाई पूरा कवर करना है खुद को, आपको अगस्त भी कवर करना है, और आपको सितंबर भी खुद को कवर करना है। ठीक है, इस सवाल में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अपने को लेना चाहिए था, ये 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है शुरुआत से ही। चलो हम ये मान लेते हैं कि शायद 30 सितंबर तक हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, हम 1 सितंबर तक ही खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो टेक्निकली अगर आप 30 जून को 2 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, जैसा कि ये लोगों ने लिया है, तो वो अगस्त एंड पे एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो अगस्त एंड वाला जो एक्सपायर हो रहा है, ये एक्सपायर ये करा रहे हैं सितंबर में, एक्चुअली एक्सपायर क्या करा रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं। तो कैंसिल करने के टाइम पे स्पॉट रेट लेनी चाहिए थी, फिर इन्होंने उसके लिए 1 महीने की रेट ले ली, यानी ये आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। शुरुआत में आप बोल रहे हो कि जुलाई और अगस्त का ही कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो फिर सितंबर एंड पे आप उसको कैंसिल कैसे कर पा रहे हो? मतलब मैं इधर तो डेट ही नहीं लिखा इन्होंने, अगर ये यहां से भी 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कम से कम 30 सितंबर को तो ये कम से कम कैंसिल होगा। ये कैंसिलेशन भी भाई साहब, ये लोग 30 सितंबर को कैंसिल कर रहे हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि 30 सितंबर तक का है ही नहीं। ये इस सवाल का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और इस वजह से इस सवाल को लॉजिकली मैं अभी समझाने जाऊं ना, पूरा समझा सकता हूं, उसमें बाद में आपको तकलीफ आएगी कि भैया ने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, हमको तो बेटा समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से मैं कहूंगा भाई इस क्वेश्चन को आप स्किप करके चलना, दिस इज एक्चुअली इलॉजिकल, और इलॉजिकल सवाल को जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सॉल्यूशन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस एंटायर पार्ट। ये पार्ट में आराम से हमने अच्छे अच्छे सवालों को कैप्चर किया, एंड फॉरेक्स के मेगा रिवीजन का 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। जिन भी बच्चों का जून 24 में एग्जामिनेशन है उनके लिए तो यहाँ तक डन है। हाँ, इसके आगे अब दिसंबर 24 और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें फर्दर पार्ट्स ऐड होते जाएंगे। हम एक अच्छी प्लेलिस्ट बनाएंगे यूट्यूब पे, जो आप अभी फिलहाल प्लेलिस्ट देख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट में चीजें अपडेट होती रहेंगी, तो आप प्लेलिस्ट को लाइन बाय लाइन फॉलो करना, एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल योर रिविजन्स एट अ गुड स्पीड एंड एट अ गुड पेस। करेक्ट? तो ये स्कैनर हो रहा है धड़ाधड़, एंड आई होप आपके लिए फॉरेक्स अच्छे से तैयार हो गया है। सो विद दैट बीइंग सेड, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।